हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आपको पहले एक बात बताना चाहती हूँ। देखो, मैंने अभी रिसेंटली चैप्टर डाला था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग के ऊपर, बट आप जो हो, ठीक है, मेरे से बहुत ज़्यादा आगे हो। मतलब मेरा कहने का क्या है कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस करके आप वो वीडियो तो बाद में देखोगे, तो उसे अभी मैं उतना ही रहने दूंगी। मतलब जितना मैंने पार्ट फर्स्ट डाला है उतना ही रहने दूंगी, अभी मैं नहीं डालूंगी। हाँ, अगर आप डिमांड डालोगे कि नहीं हमें पार्ट सेकंड उसका डालो, फिर ये चैप्टर आगे की जो आप न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हो उसको स्टार्ट करना, फिर मैं उसका चैप्टर बना के डाल दूंगी। बट अभी मेरा ये एम है कि जो टीचर्स आपको चैप्टर करवा रहे हैं, ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ा है उसके साथ साथ मैं चलूँ, ठीक है। तो आज हम, ठीक है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आज से। बाकी के जो रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे वो मैं जल्दी ही डाल दूंगी नोट्स बना के। जो पीछे के रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे हिस्ट्री के, अभी तक मैंने 2 ही चैप्टर करवाए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड किंग फार्मर्स एंड टाउन। पर क्या बात है कि टीचर्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा आगे है, तो जिस करके फिर बच्चे आगे की वीडियोस की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आगे की ही चैप्टर्स पहले पकड़ लेते हूँ, बाद में हम पीछे का चैप्टर पूरा कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, ठीक है। थीम 10 है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 है। आज हम इसको कवर अप करेंगे। देखो, चैप्टर समझने से पहले आपको, ठीक है, चैप्टर का मतलब समझना आना चाहिए कि आखिर चैप्टर कह क्या रहा है आपसे, क्यों ये चैप्टर आपके लिए डाला गया। देखो, कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है? जब कोई भी रिच कंट्री, कोई भी पावरफुल कंट्री एक छोटी सी कमज़ोर कंट्री के ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेती है, जिसको हम इम्पीरियलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। कि कोई भी कंट्री जो पावरफुल है वो छोटी कंट्री के ऊपर रूल कर रही है एंड उसके रिसोर्सेज सारे ले रही है, उसको एक्सप्लॉइट कर रही है पूरे तरीके से। क्यों? क्योंकि वो खुद रिच बन सके, उनका प्रोडक्शन जो, उनका डेवलपमेंट हो वो बहुत ज़्यादा हो सके। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म के बाद क्या है? एंड द कंट्री साइड। कंट्री साइड कौन सा इलाका होता है? गांव वाला, ठीक है। जो आपकी कंट्री में थोड़ा साइड साइड में इलाका होता है ना, गांव वाला, वो आपका कंट्री साइड होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमने बेसिकली पढ़ना क्या है कि कैसे जो कॉलोनियलिज्म था, कैसे हमारी ईस्ट इंडियन कंपनी जब हमारे पे आई थी, इंडिया के ऊपर आई थी, ठीक है, 1600 टाइम पीरियड में ये बनी थी। एंड जब ये आई थी कंट्री साइड एरिया, मतलब कौन सा कंट्री साइड एरिया? बंगाल के एरिया में आई थी। तो क्या क्या हमें चीज़ें देखने को मिली, हम इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे। आपको कहीं ना कहीं चैप्टर का अंदाज़ा लग गया होगा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ। देखो, ये चैप्टर एक ऐसा है कि अगर मैं सीधा ही आपको ईस्ट इंडियन कंपनी बताने लग गई, ठीक है, आपको कुछ समझ में आना नहीं है, तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर करने वाली हूँ। देखो, ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी, ठीक है, ये क्यों आई थी हमारे में? देखो, क्या टाइम पीरियड था आपका? 18th सेंचुरी का। 18th सेंचुरी में क्या होता है कि यूरोप में स्पाइसेस की जो डिमांड होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एंड स्पाइसेस ज़्यादा कहाँ पे होता है? हमारे इंडिया में, ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया स्पाइसेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, पीछे के ज़माने में भी और आज के टाइम में भी, ठीक है। और उससे क्या होता था कि यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वहाँ से ट्रेड करना शुरू किया यूरोपियन कंपनीज ने। टोटल 5 कंपनीज आई थी हमारे इंडिया के ऊपर। आप मेरे को 5 कंपनीज का, ठीक है, नेट में से सर्च करके अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, आपके ही इससे नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। मुझे तो चलो पता ही है वो सिचुएशन कि कौन कौन सी 5 कंपनीज आई थी, तो वो आप मुझे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। देखो, 5 कंपनीज आती हैं, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। एक तो पोर्चुगीज़ आई थी, एक ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी, 3 अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये धीरे धीरे कंपनीज आती हैं एंड इंडिया के, ठीक है, रिसोर्सेज के ऊपर, मतलब उनके स्पाइसेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे क्या होता है कि पोर्चुगीज़ भी इस रेस से बाहर हो जाती है एंड 3 जो अदर कंपनीज थी वो भी इस रेस से बाहर हो जाती है। एंड आपके जो एक कंपनी बचती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी, वो आगे ट्रेड करती है। अब धीरे धीरे क्या हो गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के दिमाग में थोड़ा लालच आया, थोड़ा करप्शन आया। अब उन्होंने सोचा कि नहीं, हमें एज अ ट्रेडर नहीं रहना, हमें ट्रेड नहीं करना, हमें अब
इंडिया के अंदर पॉलिटिकल, ठीक है, रूल इस्टेब्लिश करना है, मतलब अपनी राजनीति इंडिया के ऊपर चलानी है। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, ब्रिटिश ने, ठीक है, एक बैटल लड़ी थी जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके बीच में हुई थी, बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स विक्ट्रियस हासिल हुए थे, मतलब ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी। अब उस बैटल ऑफ प्लासी जो थी, उसका जो बंगाल का नवाब था वो था आपका सिराज उद दौला, ठीक है, उसके बीच में ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई थी। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल के ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे अपने लॉज इम्प्लीमेंट करने शुरू कर दिए। अब वो ही लॉज जो होंगे ना, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लॉज उसने इंट्रोड्यूस किए थे। चलो ठीक है, अब मैंने आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दिया, अब आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। देखो चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। चलो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन, कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कॉलोनियल रूल के बारे में। कॉलोनियल रूल किसका, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का, ठीक है, जो कि यूरोप से 5 कंपनी आई थी, 5 में से एक आपकी कंपनी ने रूल इस्टेब्लिश किया था, कॉलोनियल रूल, ठीक है। कॉलोनियलिज्म का मैंने मतलब ऊपर समझा दिया है, आई होप आपको अब प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कॉलोनियल रूल, ठीक है, कंट्री साइड में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ हम वो पढ़ेंगे। कैसे, ठीक है, जो आपके राजा थे वो ज़मींदार बन गए थे बंगाल के, पहाड़ी, इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड संथाल एक कम्युनिटी थी जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था ब्रिटिशर्स ने, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का इस चैप्टर में रोल भी पढ़ेंगे कि अगर उनकी जो रिवेन्यू पॉलिसी थी वो कैसी थी, मतलब अगर वो हमसे टैक्स लेते थे, क्या वो एकदम से अच्छे बिहेवियर के साथ टैक्स लेते थे या फिर हमारे ऊपर हार्श प्रिंसिपल्स भी यूज़ किया करते थे। ये हम सब चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कुछ सोर्सेज भी होते हैं। देखो हिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सोर्सेज पता होने चाहिए। सोर्सेज इन सेंस ऑफ व्हाट, कि सोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जिसके आधार पे ये पता लगता है हमें। अब कोई बुक हमें मिली होगी ना जिसमें ये लिखा होगा कि ब्रिटिशर्स आए थे, हम हवा में बातें तो नहीं कर रहे कि हाँ ब्रिटिशर्स आए थे, कोई तो रिकॉर्ड हमारे पास होगा, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, सोर्सेस। आपने मेरी पहले की अगर वीडियोस देखी होगी तो मैं हमेशा सोर्स का मतलब आपको समझाती हूँ, ठीक है। अब कौन कौन से सोर्सेज थे इस टाइम पीरियड में, तो हमारे पास थे जर्नल्स, अकाउंट जो ट्रैवलर्स ने छोड़ दिए थे, हमारे पास रिपोर्ट्स थी, उसमें से 5th रिपोर्ट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि कमिश्नर्स या फिर कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का ऑफिसर लिखा करते थे। अब देखो ब्रिटिशर्स इस मामले में बहुत अच्छे थे, वो कोई भी इवेंट्स अगर किया करते थे तो अपनी रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया करते थे, ये बहुत अच्छी बात थी। अगर वो नहीं करते मेंटेन तो आज हमें, ठीक है, ये कॉलोनियलिज्म रूल के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। फर्स्ट टॉपिक है, देखो ये आपका पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 1 में हम सिर्फ फर्स्ट टॉपिक एंड उसके सब पॉइंट्स कवर अप करेंगे। पार्ट 2 में उसके सब पॉइंट्स कवर करेंगे जो पार्ट आपका सेकंड टॉपिक होगा। एंड पार्ट 3 में हम थर्ड टॉपिक के सारे सब पॉइंट्स कवर करेंगे। टोटल 3 पार्ट्स आने वाले हैं इस वीडियो के, ठीक है। वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड के साथ पूरा कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। टाइम मैनेज आप खुद कर लो, क्योंकि देखो टाइम अगर आप किसी चीज़ के ऊपर लगाओगे तभी आपको इनपुट दिखेगा ना। 10-10 मिनट की 5-5 मिनट की वीडियोस मत देखा करो, डिटेल इन्फॉर्मेशन लिया करो, ठीक है, जहाँ से भी आपको मिलती है। जिस चैनल की अच्छी लगती है वहाँ से ज़रूर देखा करो। आगे है हमारा पास फर्स्ट पॉइंट, बंगाल एंड दी ज़मींदार्स। देखो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका कॉलोनियल रूल था, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, हमारा बंगाल में। क्यों, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। कहाँ पे लड़ी थी, बंगाल में ही लड़ी थी, सिराज उद दौला ने लड़ी थी, ठीक है, आपका जो बंगाल का नवाब था। अब बंगाल में इन्होंने क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी समझा, देखो बंगाल जो था ना आपका ट्रेड के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था। एंड बंगाल के अगर आप आसपास में देखोगे तो आसपास क्या है बंगाल के, पानी। तो पानी में आपकी एक नेवल फोर्स होती है। नेवल फोर्स वो फोर्स जो पानी में वर्क करती है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था अपनी नेवल फोर्स को मेनटेन करने में। और बंगाल है भी आपका एक रिच एरिया, ठीक है, यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा
देखने को मिलते हैं, जो कि ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था। इसलिए जो उनकी फर्स्ट कॉलोनी थी ना, उन्होंने बंगाल को बनाना ज़रूरी समझा। अब ऐसा नहीं है कि आज जो हम मैप में बंगाल देखते हैं वही मैप पुराने टाइम में भी था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी आई थी तो बंगाल आपका कुछ इस टाइप का दिखता था, देख लो ध्यान से, ठीक है। इसको आप अपने एग्जाम्स में यूज़ करके आ सकते हो। अब जो आपका बंगाल था वो 4 स्टेट्स को मिला के बनता था, विच वन इज दैट, बिहार, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ये जब आपकी कंबाइन होती थी तब हम उस टाइम पे क्या बोलते थे, बंगाल को एज अ बंगाल। अब देखो, मैंने आपको बंगाल की पूरी हिस्ट्री बता दी, कैसे ज़मींदार प्लीजेंट्स आए, ठीक है, उन्होंने कैसे इसको कब्जे में लिया और कैसे कैसे रूल इस्टेब्लिश किया। अब इस टाइम पे वो एज अ ट्रेडर की तरह वर्क नहीं करेंगे, व्यापारी की तरह वर्क नहीं करेंगे। उन्होंने अब पॉलिटिकल फिगर को, ठीक है, अडॉप्ट करना है। मतलब राजा के ऊपर अब कौन जाने वाला था, आपका ब्रिटिशर्स जाने वाले थे। राजा से ऊपर किसकी पोजीशन होने वाली थी, आपकी ब्रिटिशर्स की। तो उसको, ठीक है, अडॉप्ट करने के लिए देखो, राजा के पर जाने के लिए आपको थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन तो लगाने पड़ेंगे ना किसी कंट्री में। अब हम वही चीज़ अब इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देखो, आपका फर्स्ट टॉपिक का सब पॉइंट है एन ऑक्शन इन बुर्दवन। बुर्दवन क्या है, देखो, बुर्दवन एक बेसिकली डिस्ट्रिक्ट थी बंगाल के अंदर, जिसको आज हम प्रेजेंट टाइम में बर्धमान बोलते हैं, ठीक है। बुर्दवन को क्या बोला जाता है आज के प्रेजेंट टाइम में, बर्धमान बोला जाता है। 1797 का टाइम पीरियड था जब बर्धमान या फिर बुर्दवन के राजा तेज चंद को, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी जो थी वो ऑक्शन में लगानी पड़ी थी। क्यों, अब ये बात ध्यान से सुना। देखो, ऑक्शन क्या होता है, बोली लगाना। बोली हम किस चीज़ की लगाते हैं, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, या फिर किसी के अगर हमने पैसे लिए होते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी को बोली लगा सकता है, ठीक है, पैसे वसूल करने के लिए। अब ये क्यों बोली लगाई थी, तो ज़रा इधर अपनी निगाह घुमाओ। देखो, उस टाइम पे जो आपके जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिशर्स था, उनकी फर्स्ट जो पॉलिसी उन्होंने बंगाल के अंदर लगाई थी वो थी परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट क्या, देखो, सेटलमेंट क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टी कोई भी, ठीक है, आपका घर हो गया, ह्यूमन, आप जियोग्राफी में पढ़ते हो सेटलमेंट्स कितने टाइप के हैं, ठीक है। अब वो परमानेंट है। देखो, परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली क्या होता था, ये एक ऐसा सिस्टम होता था जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था। किस ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था, 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इस परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर है, वो किसी भी राजा को बोल देगा कि तूने क्या करना है, किसी भी विलेज का टैक्स, ठीक है, कलेक्ट करके मेरे पास लेके आना है। अगर वो रिवेन्यू नहीं लेके आएगा तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, उसका जितना भी महल वगैरह होगा, वो क्या हम कर देंगे, ऑक्शन में दे देंगे जी, बोली लगा देंगे, फिर हम नहीं होंगे तुम्हारे जिम्मेदार तुम्हारे महल को बचाने के लिए। तो ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ क्योंकि बोर्ड में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, परमानेंट सेटलमेंट बेसिकली क्या था, कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू। ये लैंड रिवेन्यू आपका टैक्स वगैरह कौन कलेक्ट करते थे, राजा। राजा क्यों करते थे, आगे हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब राजा को क्या होता था कि टैक्स, ठीक है, जितना ब्रिटिशर्स ने बोला है, जितना उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, जितना हमें बोला है कि इतना तुझे देना पड़ेगा, उतना हमें देना पड़ता था। अगर हम नहीं देते तो हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह होती थी वो ब्रिटिशर्स क्या कर देते थे, ऑक्शन में लगा देते थे। फिर बाहर से कोई भी व्यक्ति आता था, वो ऑक्शन से उसको खरीद के ले जाता था। ये था आपका परमानेंट सेटलमेंट। अब यही सिचुएशन हमें यहाँ पे देखने को मिलती है आपकी बुक का जो सब पॉइंट है पार्ट 1 का। उसमें क्या होता है कि आपका बर्धमान का एक राजा था तेज चंद। याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क कि कौन सा राजा था, किसकी ज़मीन ऑक्शन में लगी थी। तो तेज चंद आपका रूलर था। इसकी जो प्रॉपर्टी थी ना वो बच्चे ऑक्शन में लग गई थी। क्यों, क्योंकि इसने रिवेन्यू पे नहीं कर पाया था। अब हम ये भी आगे, ठीक है, बात करेंगे कि क्यों आखिर राजा फेल हो जाते थे रिवेन्यू पे करने के लिए, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वाई हैड द राजा फेल टू पे द रिवेन्यू। आखिर क्यों, क्या इतना ज़्यादा होता था या फिर इतना कम होता था कि वो जानबूझ के नहीं दिया करते थे, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। बट ऐसा भी नहीं होता था कि जितनी, ठीक है, इन्होंने रिवेन्यू मांगा
है, अगर हम नहीं दे पाते तो हमारी ऑक्शन जो होती थी प्रॉपर्टी वो सच में चली जाती थी, मतलब बोली सच में लग जाती थी और हमारी प्रॉपर्टी सच में गायब हो जाती थी। ऐसा भी नहीं होता था, हमारे राजा भी बहुत चालाक थे। अब देखो कौन सी चीज़ है, देखो 95% जितनी भी सेल होती थी ना वो फिक्शिएटेड हो जाती थी। फिक्शिएशन क्या होता है कि उसमें ही कोई घपलावा वगैरह कर देते थे, ठीक है, इधर उधर चीज़ें कर देते थे। अब इधर इधर चीज़ें करने का क्या मतलब है कि जितनी भी आपकी स्टेट्स होती थी ना, अगर वो ऑक्शन में जा रही हैं तो कई बार क्या होता था, राजा अपने ही आदमी को भेज दिया करता था कि तू जाके मेरी प्रॉपर्टी खरीद ले, आगे हम अपने आप, ठीक है, हिसाब उसका कर लेंगे, बाद में वो प्रॉपर्टी किसके पास आ जाएगी, फिर राजा के पास ही वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा भी देखने को मिला। अगर ब्रिटिशर्स चालाक थे तो हम महा चालाक थे, ये भी हमें चीज़ को देखने को मिली कि अगर बाय चांस ऑक्शन में कोई चीज़ चली जाती है फिर भी राजा अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर ही लेते थे। फिक्टिएशन की प्रोसेस है। फिक्टिएशन बेसिकली क्या कि घपला कर देना कोई भी चीज़ में। देखो अभी हमने, ठीक है, टॉपिक क्वेश्चन पढ़ के हटे हैं हम कि वाई हैड द राजा फेल टू पे द रिवेन्यू, आखिर क्यों नहीं वो पे कर पाते थे। तो आगे जो आपका पॉइंट है वो है द प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रिवेन्यू, आखिर क्यों नहीं ये जो अनपेड आपका रिवेन्यू रह जाता था बचा खुचा, क्यों नहीं दे पाते थे। तो इसको समझने से पहले आपको ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, आखिर क्यों उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट लगाया, क्यों ये लॉ लेकर आए, ठीक है, क्यों ये वाला लॉ लेकर आए, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखो जब आपका 18वीं सेंचुरी खत्म हो रही थी तब ऐसा नहीं था कि अकेली बर्धमान राज जो थी, मतलब बर्धमान जो स्टेट थी बंगाल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो थी वो ही अकेली, ठीक है, ऑक्शन में लगी थी। नहीं, थाउजेंड, ठीक है, कितनी सारी 40-50 कितनी सारी स्टेट्स थी कि आपकी ऑक्शन में लगी थी। आखिर क्यों ऐसा होता था कि राजा दे ही नहीं पाता था आपका, ठीक है, रिवेन्यू, क्यों। हमें, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा, ओपिनियन समझना पड़ेगा क्यों ब्रिटिशर्स ने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। तो सबसे पहले देखो जब आपका बंगाल का 70 का टाइम पीरियड था, मतलब 1770 का टाइम पीरियड था, तो बंगाल की जो रूरल इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी, बहुत ख़राब चल रही थी। इकॉनमी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि लोग खुद कमा के खा पाएँ, बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। सेकेंड वन इज़ दैट कि ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, कि जो आपका रिवेन्यू था वो परमानेंट कर दिया था, मतलब जितना उन्होंने बोला है ना उतना आपको देना ही पड़ेगा, ये चीज़ हो गई थी, देना ही देना है, चाहे आपकी इकॉनमी ही नीचे क्यों ना गिर जाए। अब इससे उन्हें क्या होता था, देखो अगर रिवेन्यू आपका परमानेंट है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, चाहे आपको लॉस चल रहा है आपकी कंट्री में बट आपको पैसा तब भी आएगा। तो उससे क्या होगा, जो पैसा दे रहा है उसकी भी इनकम, उसको सैलरी वापस मिलती जाएगी एंड जो आपकी कंपनी है उसको भी फ़ायदा मिलता जाएगा। तो एंटरप्रेन्योर्स जो होते थे एंड जो ब्रिटिशर्स होता था दोनों को फ़ायदा देखने को मिलता था, ठीक है। ऐसा नहीं होता था कि जो आपका जैसे ज़मींदार कोई राजा आपको रिवेन्यू दे रहा है तो उसकी सैलरी कट जाती थी। नहीं, अगर उन्होंने रिवेन्यू, ठीक है, परमानेंट किया है तो उनसे क्या होता था, उसकी सैलरी भी टाइम में मिलती थी। और हाँ, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया है उसी साल पे, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिला है तो उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती थी, ये चीज़ होती थी, ठीक है। आगे ये बताया, मतलब ये जो सेकेंड पॉइंट था ना वो प्रॉफिट के लिए था। आगे ये बताया गया था ट्रेड एंड द रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट्स डेवलप by encouraging investment in agriculture। अब क्या हुआ था कि बंगाल का जो ट्रेड था एंड जितने भी उनके रिवेन्यू रिसोर्सेज थे वो कम हो रहे थे, तो इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने बोला था कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उतना हमें प्रॉफिट वापस में मिलेगा। तो ये ब्रिटिशर्स के ओपिनियन थे कि अगर हम ऐसा परमानेंट सेटलमेंट लगा देते हैं तो शायद हमें फ़ायदा होगा। बट इसी दौरान क्या होता है, एक आपकी न्यू क्लास बन के आ जाती है जिसको हम योमन या फिर रिच लैंड ऑनर्स के नाम से जानते थे। देखो कई बार ऐसा भी होता था कि ये जो ज़मींदार होते थे वो बहुत ज़्यादा लॉयल होते थे, ठीक है, आपके ब्रिटिशर्स के खिलाफ। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें काम दे रहे हैं वो, ठीक है, वो ऊपर से वो सैलरी भी दे रहे हैं, तो इसीलिए वो लॉयल होते थे। अब ये जो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था उसी के बीच में एक क्लास एमर्ज हो गई थी योमन एंड रिच लैंड ओनर्स की। बेसिकली ये भी ज़मींदार ही थे बट इनके टाइप्स को योमन एंड रिच लैंड ओनर्स भी बोला जाता है।
देखो ये आप ध्यान से सुनो, देखो इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट तो इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था कि जो राजा होते थे वो आपके जमींदार होते थे, अब उनको ही जमींदार क्यों चुना। देखो जब इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था तब उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डिबेट हुई थी कि हम किसको, एक ऐसा पर्सन कौन होगा जो अपनी एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट के साथ साथ आपका ठीक है रिवेन्यू भी हमें देने के लिए काबिल होगा। तो उन्होंने बोला लाओ जी राजा को हम चुनेंगे। राजा एंड जो आपके तलुकदार होंगे, तलुकदार वो होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा हिस्सा होता था ज़मीन का, वो दो पर्सन होंगे जिनको हम क्या बनाएंगे, अब ज़मींदार बनाएंगे। ठीक है, अब इनको ज़मींदार बनाना इन्होंने इसलिए भी ज़रूरी समझा, ध्यान से सुनना ये चीज़। पहली बात तो ये, अगर राजा के पास सेना रहेगी तो क्या होगा, आगे चल के रिवोल्ट होगा, ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं सप्रेस्ड हो सकते थे, तो राजा को इन्होंने इसलिए यूज़ किया। और जो तलुकदार थे वो तो वैसे ही रिच लैंड ओनर्स होते थे, पैसा बहुत ज़्यादा होता था, तो रिश्वत देके वो हमसे भी निपट सकते थे, रिवोल्ट कर सकते थे, जिस करके इन्होंने राजा और तलुकदार को चुना था कि आप ठीक है ज़मींदार होंगे, आपने क्या करना है, आपका क्या काम है, बस हमें रिवेन्यू देते रहना है टाइम से, अगर नहीं दिया तो फिर भुगतना, हम तो जी आपकी ज़मीन ऑक्शन में लगा देंगे। ये चीज़ देखने को मिली थी। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट में हमें ये देखने को मिला जो आपके राजा थे एंड तलुकदार थे उनको क्या बना दिया था, अब उनको हम क्या बोला करते थे, ज़मींदार। ज़मींदार का बेसिकली वर्क क्या होता था कि आपको रिवेन्यू देना है कंपनी को, पे द रिवेन्यू टू द कंपनी। ठीक है, अब जमींदार की कोई पावर होगी, हाँ जी होती थी। जमींदार की पावर कौन कौन सी होती थी, देखो हर एक जमींदार के पास 400 के करीब विलेज होते थे, ठीक है आपके, जिनसे वो क्या करता था, रिवेन्यू लेता था एंड राजा को देता था। अगर वो फेल हो गया रिवेन्यू देने में तब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी, बोली में लग जाती थी कि अब तेरी ज़मीन कोई और खरीदेगा। बट राजा भी बहुत ज़्यादा चालाक होते थे, क्या करते थे, अपने ही बंदे ठीक है वहाँ पे भेज दिया करते थे और वापस से ज़मीन उनके पास आ जाती थी। कई बार तो ऐसा भी हमें देखने को मिला कि जो बोली लगती थी वो इतनी ज़्यादा कम लगती होती थी कि जिससे ब्रिटिशर्स को भी फ़ायदा नहीं होता था एंड जिसकी वो ज़मीन है ना वो उसी को ही वापस मिल जाती थी। आगे हमारे पास टॉपिक है व्हाई ज़मींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट। अब ऐसा क्यों हो जाता था कि जो आपके ज़मींदार होते थे, ज़मींदार कौन, वो ही राजा और तलुकदार, कि अपनी पेमेंट ठीक है टाइम पे नहीं दिया करते थे। आखिर क्यों ऐसा होता था, देखो पहला का जो टॉपिक था ना, पहले वाला टॉपिक, उसमें हमने जस्ट ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझा कि क्यों उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पे बंगाल के अंदर लगाया। बट अब हम देखेंगे कि क्यों ठीक है वो ये जो पेमेंट होता था, ये रिवेन्यू होता था, आखिर क्यों नहीं दे पाते थे। तो यहाँ पे लिखा है कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट अ फिक्स रेवेन्यू डिमांडेड वुड बी गिव जमींदार एज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एनकरेज इम्प्रूव देयर स्टेट्स। कंपनी का ये मानना था कि अगर हम परमानेंट रिवेन्यू ठीक है फिक्स कर देंगे, उसको परमानेंट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपके ज़मींदार होंगे ना उनको एक सिक्योरिटी मिलेगी और हमारे स्टेट के लिए अच्छा काम करेंगे। बट ये ठीक है चीज़ उल्टी ही पड़ जाती है, वो क्या करते हैं, ज़मींदार टैक्स दे ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं दे पाते हैं, हम वो वाले पॉइंट्स ठीक है डिस्कस करते हैं। अब वो वाली चीज़ को समझने के लिए ठीक है आपको यहाँ पे डायग्राम देखो समझना पड़ेगा। अब डायग्राम में देखो क्या बताया है, यहाँ पे है आपका ज़मींदार ठीक है, और इसके मैंने रीजन साइड पे लिखे हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कि क्यों आखिर ठीक है ये अपना पेमेंट रिवेन्यू दे नहीं पाते थे। आखिर क्यों ऐसा होता था कि ये नहीं दे पाते थे। देखो फर्स्ट पॉइंट है आपका, जो अब इनकी इनिशियल डिमांड होती थी वो ही बहुत ज़्यादा हाई होती थी, मतलब इनकी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो रिवेन्यू था वो हाई रखा था, जिस करके ये दे ही नहीं पाते थे। और उस टाइम पे तो सिचुएशन ही नहीं अच्छी थी बंगाल की। सेकेंड वन इज दैट हाई डिमांड वाज इम्पोज इन 1790। अब 1790 का टाइम पीरियड था जब डिमांड को इम्पोज किया गया। देखो ये 1790 का कौन सा पीरियड था, ये उस टाइम का साल था जब बंगाल के अंदर पहले से ही क्राइसिस चल रहा था। इवन लोगों के पास खाना भी नहीं था, वो कैसे खाएंगे, और उस टाइम पे ठीक है तुम इतना बड़ा हाई टैक्स लगा रहे हो। थर्ड हमारे पास पॉइंट है द रिवेन्यू वाज इनवेरिएबल। अब इसका क्या मतलब है, देखो जो बच्चे आपका रिवेन्यू होता
होता था ना वो इनवेरिएबल होता था। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तब भी आपको उतना रेवेन्यू देना पड़ेगा, अगर प्रोडक्शन डिक्रीज है तब भी आपको उतना रेवेन्यू देना पड़ेगा। क्यों रेवेन्यू फिक्स था ये मैंने पहले ही अभी बताया कि इसलिए इन्होंने फिक्स किया था, समझ लो 50% ठीक है आपको रेवेन्यू देना है। अगर बंगाल की प्रॉफिट बढ़ेगा, बंगाल का प्रोडक्शन बढ़ेगा ठीक है आगे, तो वो 50% भी किसान ईजिली दे पाएंगे और उनको भी फ़ायदा होगा, कंपनी को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर इन सब चीज़ों से हमें ये देखने को मिला कि जो आपके ज़मींदार की जो पावर होती थी ना वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो गई थी। लिमिटेड कैसे? क्योंकि पहले वो जो राजा होता था ऑर्डर दिया करता था, अब वो ही राजा क्या करेगा, जाके गाँव के साथ जाके ठीक है वहाँ से रिवेन्यू लिया करता था। ये सब चीज़ें हो गई थी, मतलब उसके पास जितनी भी पावर थी ना, आगे हम पीछे पढ़ेंगे कौन कौन सी पावर्स, वो सब क्या हो गई थी आपकी, एबॉलिश, ख़त्म कर दी थी कंपनी में। अब यहाँ पे साइड में ठीक है मैंने ये चीज़ लिखी है, क्यों लिखी है देखो। सबसे पहले ये 1 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैंने बनाया है सन और यहाँ पे है ज़मींदार सिस्टम, रिलेट करना ठीक है डायग्राम को। अब देखो ज़मींदार का सिस्टम ऐसा सिस्टम था ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट ऐसा था कि अगर आपको रिवेन्यू भी देना है ना, समझ लो आज क्या है, लास्ट डेट है रिवेन्यू की, तो आपको सूरज डूबने से पहले आपको ठीक है रिवेन्यू देना पड़ेगा। और इसी चीज को क्या बोला जाता था, सनसेट लॉ। देखो ऐसा नहीं होता था कि ज़मींदार को ये ज़्यादा पावर देंगे, मतलब कंपनी जो होती थी वो ज़्यादा पावर दे देती थी, नहीं कंपनी ज़्यादा पावर नहीं देती थी। अगर उन्होंने उनको सेना रखने की अलाउ दे दी ना तो ज़मींदार रिवोल्ट कर सकते थे, तो कंपनी इतनी ज़्यादा समझदार थी। देखो द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज ज़मींदार एज इम्पॉर्टेंट, कंपनी को इतना पता लग गया था अगर ज़मींदार हैं तो उनका जो रिवेन्यू वो आता रहेगा, बट वो ज़्यादा इनको कंट्रोल मतलब पावर नहीं देते थे। कौन कौन सी पावर देखो, जो ज़मींदार ये जब बन गए थे, राजा साहब के तलुकदार ज़मींदार बन गए थे, तो इनके जितने भी ट्रूप्स, इनकी सेना होती थी, कचहरीस होती थी, मतलब कोर्ट होता था जहाँ पे ये जुडिशरी लॉ को आपका ठीक है देखा करते थे, कस्टम ड्यूटीज किया करते थे, वो सब खत्म हो गई थी परमानेंट सेटलमेंट में। जमींदार ने ठीक है अपनी पावर खो दी थी लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस के ऊपर, मतलब अन्याय फैसला वगैरह करना है तो वो नहीं कर सकते थे। सिर्फ इनकी मेन ड्यूटी क्या होती थी कि आपको टैक्स ही कलेक्ट करना है, आपको रिवेन्यू ही कलेक्ट करना है। अब देखो जो जमींदार होते थे ना उनका भी एक ऑफिस क्या बोलते हैं यार, ऑफिसर्स होते थे, उन्होंने भी नीचे अपने ऑफिसर रखे थे। देखो अब जमींदार है, कोई भी एक बंदा है, वो 400 गांव को हैंडल कर लेगा नहीं, ऐसे तो मॉनिटर की ही हालत ख़राब हो जाती है। अगर 32 बच्चे हैं उसकी क्लास में ठीक है, वो ही उसको बोलने लग जाते हैं, बेचारा मॉनिटर खुद साइड में होके बैठ जाता है। तो ऐसे ही उसकी हालत भी थी ज़मींदार की कि वो 400 आपके जो विलेजेस थे उससे अकेले अकेले जाके टैक्स नहीं ले सकता, तो उसने अपने ऑफिसर्स रखे थे, बंदे रखे थे, जिनका क्या नाम रखा था, अमला। अमला क्या होते थे, ऑफिसर्स होते थे जमींदार। अब जो रिच रेऑर्ड्स होते थे ना, ये अमलास को पता क्या करते थे, सॉरी जो प्लीजेंट्स होते थे ना आपके मतलब जो जिनसे इन्होंने रिवेन्यू लेना था, वो कई बार अमलास को टैक्स नहीं देते थे क्योंकि सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। और ये चीज़ को देख के जो आपके जोटेदार्स होते थे एंड मंडाल्स होते थे, ये दूसरी कम्युनिटीज़ हैं ठीक है, ज़मींदार्स के जैसे ही थी, ये भी रिच लैंड ऑनर्स थे बट ये दूसरी कम्युनिटी थी। ये बहुत ज़्यादा हंसते थे ज़मींदार्स के ऊपर कि वाह वाह इनको तो टैक्स ही नहीं मिला, अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ऑक्शन में होगी और मैं जाके ले लूँगा। बट ऐसा नहीं होता था, राजा अपने ही ठीक है बंदे वहाँ पे भेज दिया करता था ऑक्शन में। अब हम ठीक है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, द राइज ऑफ द जोटेदार्स। इसको ध्यान से सुनना, 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो हमें इतना तो चलो समझ में आ गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी एंड जो ज़मींदार थे, इनके अंदर ठीक है कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता था, लड़ाइयाँ होती ही रहती थी। क्योंकि एक तो ब्रिटिशर्स हमें दुखी कर रहे कि टैक्स दे टैक्स दे टैक्स दे, हमारा वैसे ही दिमाग नहीं है, हम वैसे ही खाने के ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, ऊपर से मांगने आ जाते थे टैक्स, तो ऑफकोर्स लड़ाई होती थी। इनकी लड़ाई के बीच में आपकी एक ठीक है और कम्युनिटी निकल के आती है, एक और ग्रुप निकल के आता है जिनको हमने क्या बोला, जोतेदास। अब जोतेदास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले था। देखो जब ज़मींदार्स की अगर ज़मीनें ऑक्शन में लग रही हैं, बोली में लग रही हैं, तो ये पहले नंबर पे जाके पहुंच जाते थे ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे जोतेदास, इनकी ज़मीन जाके ले लिया करते थे, हमें ये भी देखने को मिला। अब जोतेदास के बारे में हमें कैसे पता लगा, तो ये देखो आपका एक ट्रैवलर था
ठीक है, ब्रिटिश ट्रैवलर था, फ्रांसीसी बुचानन भी बोलते हैं इसको, बुचाचन भी बोलते हैं, बुचानन था, फ्रांसीसी बुचानन। इसने ठीक है सर्वे के ऊपर लिखा था। सर्वे इसने लिखा था किसके ऊपर? दिनाजपुर एक डिस्ट्रिक्ट था नॉर्थ बंगाल, उसने एक रिपोर्ट लिखी थी, उसके ऊपर सर्वे प्रिपेयर किया था। तब उसे पता लगा था कि हाँ, बंगाल के अंदर अब एक न्यू क्लास भी आ चुकी है। उस क्लास का क्या नाम है? जोतेदास। जोतेदास कैसे बनी थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदार के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, एक न्यू कम्युनिटी आपकी आ चुकी थी जिसको क्या बोला जाता था? जोतेदास। देखो, जो जोतेदास होते थे वो बेसिकली 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिले। जोतेदास कौन होते थे? जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड एरिया होता था, मतलब ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती थी। जोतेदास का बेसिकली काम क्या होता था कि ये ट्रेड किया करते थे, मनी लैंडिंग भी किया करते थे, मतलब लोन वगैरह दिया करते थे लोगों को। एंड जो छोटे छोटे पुअर कल्टिवेटर्स हैं, आपके छोटे छोटे किसान से, उनके ऊपर अपनी पावर दिखाया करते थे कि देख ले मैं कहाँ हूँ तो तू कहाँ पे है, ठीक है। ये चीज़ आगे है कि ऐसा भी माना जाता था कि बड़े बड़े जो इनके ज़मीन है वो कल्टिवेट, जुताई कौन करते थे? इन्होंने अपने बंदे रखे थे जिनका नाम क्या था? अधियास और बरगदर्स, ठीक है। ये बंदे होते थे जो इनके खेत को जुता करते थे। आगे है कि जोतेदास को अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता था, जैसे होलादर्स, गंधीतर्स एंड मंडाल्स। ये जोतेदास के ही ठीक है अलग अलग नाम होते थे। देखो, आगे हमारे पास टॉपिक है, जो जोतेदास होते थे ना वो इतने क्यों ज़्यादा पावरफुल होते थे? अगर ज़मीन जारी है ज़मींदार की तो वो क्यों इतने ज़्यादा खुश होते थे, क्यों इतने ज़्यादा पावरफुल होते थे? तो ये ध्यान से सुनना, ये 1 मार्कर में भी आ जाता है। सिंपल इसका यही रीज़न है कि जो आपके ज़मींदार होते थे वो अर्बन एरिया में रहते थे, शहर में रहते थे। ज़मींदार बेसिकली कौन होते थे? आपके राजा, तलुकदार। अब राजा तलुकदार का जो रिलेशनशिप होता है ना अपनी प्रजा के साथ, वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है, क्योंकि वो विलेज में तो रहते नहीं। अब प्रजा राजा के बारे में क्या सोच रही है हमें कैसे पता लगेगा? तो इस कारण क्या होता था, जो उसके साथ रिलेशन बनाना होता था ना विलेजर्स के साथ, वो जमींदार इतना अच्छा नहीं बना पाते थे जितने जोतेदास बनाते थे। क्यों? क्योंकि जोतेदास आपके रहते ही ग्रामीण इलाकों में थे, ठीक है, रूरल एरिया में रहते थे, जिससे ये विलेजर्स के साथ टच में रहते थे। जनता क्या सोच रही है राजा के बारे में इन्हें एकदम से पता लग जाता था। अब ऐसा नहीं था कि जोतेदास और जमींदार का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ऐसा भी नहीं देखने को मिला। जमींदार से जो जोतेदास थे ना उनके इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं थे। क्यों नहीं थे हम आगे पढ़ेंगे। देखो, हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो जोतेदास होते थे ना वो जान के, ठीक है, जो विलेजर्स ज़मींदार होते थे आपके, उनको बोलते थे कि आप जामा इंक्रीज करो। जामा क्या है? लैंड रिवेन्यू को इंक्रीज करो। कंपनी को भी जाके बोलते थे कि तुम इंक्रीज कर दो, इंक्रीज कर दो। देना किसको है? बेचारे ज़मींदार को, ठीक है। वो खुद बेचारे मांगते होते थे आगे, बड़ी मुश्किल से उनको कंपनी को देना होता था। तो ये बीच में फसूड़ी डालते होते थे कि नहीं इंक्रीज कर दो, ये जैसे मर्जी तुम्हें देंगे। आगे हमें ये भी देखने को मिला कि ये जो ज़मींदार की ड्यूटीज होती थी ना उनको करने में बहुत ज़्यादा रुकावटें डालते थे। प्रिवेंटिंग ज़मींदार ऑफिशियल्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज़, मतलब ज़मींदार ने जो अपनी सेना वगैरह गवाई थी, मतलब ये कोर्ट कचहरी में काम नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा रोल था जोतेदार का। आगे हमें ये भी देखने को मिला कि ये जान पूछ के, ठीक है, आम जनता को बोलते होते थे जोतेदार कि तुम पेमेंट मत देना ज़मींदार को, अगर नहीं देंगे फिर उनकी ऑक्शन में ज़मीन जाएगी। और फ़ायदा किनको होना था? एंड में जोतेदार को ही होना था। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने ज़मीन जाके क्या करनी थी, वहाँ से खरीदनी थी। देखो आगे, ठीक है, आपकी बुक में बच्चे ये एक डायग्राम बनाया गया है, पावर इन रूरल बंगाल। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि अब आप थोड़ा सा और समझ में पाओ। देखो, जो सबसे पहले आपके छोटे मोटे किसान आते थे, ठीक है, अंडर रियोट्स का क्या मतलब है? छोटे मोटे जिनके पास छोटी सी ज़मीनें होती थी। फिर वो जो बड़े रियोट्स होते थे उनको, ठीक है, पैसा वगैरह दिया करते थे। कई बार तो देखो ये जो अंडर रियोट्स होते थे ना, रियोट्स के साथ बहुत ज़्यादा गंदे रिलेशन थे इनके, क्योंकि ये बेचारा क्या करता था, इसके ऊपर तो खुद, ठीक है, दबाव है ज़मींदार का कि ये वैसे अमलास होते थे कि ज़मींदार का दबाव है कि तूने मेरे को रिवेन्यू देना, तो इनको जाके दुखी करता होता था छोटे छोटे विलेजर्स को कि दे रिवेन्यू, पैसा निकाल जहाँ से मर्जी, ठीक है। तो बेचारे दुखी हो जाते थे। तो ये कई बार जोतेदार की भी हेल्प ले लेते थे कि नहीं भगवान हमें बचा लो, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आके दुखी करते हैं। ये चीज़ देखने को मिली और यही इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था ज़मींदार के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक तो ये पैसा नहीं देते होते थे, जिस करके बेचारा ज़मींदार को क्या होता था, अपनी प्रॉपर्टी ऑक्शन में देनी पड़ती थी। और ये जो ज़मींदार थे फाइनली इन सबसे, ठीक है, अपना रिवेन्यू वगैरह लेके किसको दिया करते थे? कंपनी को। कंपनी देखो सबसे ऊपर में आती है, फिर आपके ज़मींदार होते थे, जोतेदार होते थे, फिर उसके नीचे पूरा सिस्टम होता था, ठीक है।
ओके गाइस, अब पार्ट 1 का सिर्फ लास्ट टॉपिक 2 बच गए हैं, फिर आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 2 भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी। पहले आप सब्सक्राइब किया करो मेरे चैनल को, ठीक है? बड़ी मेहनत लगती है यार, तुम सब्सक्राइब नहीं करते। मैं नोट्स बना बना के आपको प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। एक सब्सक्राइब से तुम्हारा क्या घट जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, ठीक है? तो आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दी जमींदार रेजिस्ट। अब देखो, जो जमींदार होते थे ना, मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम राजा बेवकूफ़ नहीं होते थे। अगर अंग्रेज चालाक है तो हम सवा चालाक हैं, हम भी अंग्रेज को बता सकते थे। तो वो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज होती थी ये अडॉप्ट करते थे जब इनकी ऑप्शन में ज़मींदारी चली। सो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है फिक्टिशियस सेल वाज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी। अब फिक्टिशियस का क्या मतलब था? देखो बच्चे, कंपनी ने पहले ही बोला था अगर किसी ज़मींदार की जो ज़मीन होगी उसकी या फिर मदर के ऊपर है, ठीक है, या फिर उसकी वाइफ के ऊपर उसके नाम की गई है उसकी ज़मीन, मतलब जो आपकी ज़मीन होगी ना, प्रॉपर्टी कोई भी लड़की के नाम के ऊपर की गई है, तो हम नहीं आपकी ज़मीन लेंगे, ठीक है? अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो आपके ज़मींदार होते थे ना, अब वो ये चीज़ जान के किया करते थे। वो अपने मम्मा के नाम पे या फिर अपनी वाइफ के नाम पे, ठीक है, साइन करके प्रॉपर्टी को दे दिया करते थे, जिससे क्या होगा कि उनकी अगर वो रिवेन्यू नहीं दे पाते हैं तो उनसे क्या होगा, उनकी ज़मीन उनसे वापस नहीं ली जाती थी। आगे ये बताया गया था हिज एजेंट मैनिपुलेटेड दी ऑक्शंस। कई बार ऐसा भी होता था, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो आपके ज़मींदार होते थे वो क्या करते थे, अपने ही बंदों को बाहर भेज दिया करते थे ऑक्शन में, बोली में, कि जा तू जाके, ठीक है, बोली अटेंड कर। और उससे क्या होता था कि जो बोली का प्राइस है वो गिर जाता था, कई बार तो वो फ्री में ही लैंड, ठीक है, फिर उस ज़मींदार के पास वापिस आ जाती थी। थर्ड आपका पॉइंट है यूजेस ऑफ लठियाल्स। अब देखो, लठियाल्स कौन से लठियाल्स? वो लोग होते थे जिनके पास लठ होता था। हरियाणवी में बोलते हैं ना, ज़्यादा बोल मतलब तेरे लठ मार दूंगा, मतलब इसका क्या है कि डंडा फेरना, ठीक है? अगर वो ज़मींदार, देखो अब राजा के पास क्या थे, थोड़े बहुत उनके, ठीक है, लॉयल सेना होती थी, ठीक है, थोड़े बहुत राजास होते थे। कोई भी बंदा अगर ऑक्शन में आ रहा है उसकी ज़मीन खरीदने के लिए, तो वो ना विलेज के बाहर ही ऐसे लठियाल्स बंदे जो होते थे ना, वो खड़े हो जाते थे, उनको एंटर ही नहीं करने देते होते थे। तो इससे क्या होता था, वो उनको ना वार्निंग दे देते होते थे, मतलब लठियाल से, लाठी से उनको ना भगा दिया करते थे कि तू ऑक्शन में मत पहुंच। अगर वो बंदा ऑक्शन में पहुंचेगा ही नहीं तो ऑक्शन होगा कैसे, बोली लगेगी कैसे? आगे हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट 1 का। ये टॉपिक करवाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जितना हमने पार्ट 1 में पढ़ा है उतनी ही आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आगे हम जल्दी से टॉपिक कवर अप कर लें। देखो, आगे थी आपकी 5th रिपोर्ट। मैंने आपको सोर्सेज में पढ़ाया था कि कौन कौन से सोर्सेज से हमें, ठीक है, ये सारी सिचुएशन पता लगी कि बंगाल के अंदर ऐसी सिचुएशन भी हुई थी। उसमें से एक रिपोर्ट थी आपकी 5th रिपोर्ट। अब 5th रिपोर्ट जो थी बेसिकली 1830 में पब्लिश की थी। ये क्यों की गई थी, इसका पीछे का मैं रीज़न बता देती हूँ। देखो, ये इसलिए पब्लिश की थी, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में पूरी कहानी बताई कि कैसे ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, ईस्ट इंडियन कंपनी आई, उन्होंने बाकी की कंपनियों को हरा के बैटल ऑफ प्लासी लड़ी और उसके बाद बंगाल में अपना रूल इस्टेब्लिश किया। अब उस सिचुएशन में क्या होता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिला। वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके जाती थी इंडिया से, क्योंकि ट्रेड कर रही है, इंडिया वालों को कुछ पता नहीं लग रहा, उनके ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इंग्लैंड में उनका मटीरियल बना के दोबारा इंडिया को बेच रही। तो उससे क्या हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था तो बाकी की कंपनी जलती थी। तो बाकी की कंपनी ना गलत एलिगेशन लगा देती थी। मतलब पर्पस क्या था आपका 5th रिपोर्ट छापने के लिए, गलत एलिगेशन लगा देती थी। बाकी की कंपनीज बोलती थी कि ये ईस्ट इंडियन कंपनी क्या करती है, करप्शन करती है, माल एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ये जो कंपनी है इसको अगर आपने सही तरीके से चलाना है तो इनको बोलो कि आप ना एक रिपोर्ट हमें पब्लिश करके दो जिसके अंदर एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। अब उस रिकॉर्ड में ये बेसिकली क्या लिखा करते थे कि कितनी ज़मींदारी इन्होंने ऑक्शन में लगाई, कितनी बोलियां इन्हें देनी पड़ी, किस किस ज़मींदार ने इस बारी पेमेंट नहीं दी, कितना इनको प्रॉफिट हुआ और कितना वो आगे यूके की, मतलब ब्रिटिशर्स को आगे वो कंपनी दे रही है। ये सब चीज़ें किस में होती थी, लिखी 5th रिपोर्ट में होती थी, ठीक है। यही पर्पस था, मतलब कंपनी क्या थी उनके मन में, ठीक है, लालच भी आ गई थी कहीं ना कहीं कि मतलब हम इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं तो हम आधा हिस्सा अपने पास
रख लेते हैं, मतलब आधे पैसे हम अपने पास रख लेते हैं और आधे हम वहाँ पे गवर्नमेंट को भी दे देंगे। उनको कौन सा पता लगेगा, बट गवर्नमेंट थी आपके चालाक, तो उस चीज़ को ठीक है कवर अप करने के लिए इन्होंने बोला कि अब से तुम हमें 5th रिपोर्ट ठीक है लिख के दोगे, मतलब एक रिपोर्ट लिखा करोगे कि एक साल में तुमने इतना कमाया और इतना लॉस किया। अब इस 5th रिपोर्ट को और डिटेल से समझने के लिए यहाँ पे मैंने डाटा लिखा है इसका, ज़रा ये भी देख लेते हैं। 5th रिपोर्ट आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ठीक है पब्लिश की थी 1813 में। 5th रिपोर्ट में आपके 1002 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, वो आपके अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स क्या होता है, जो मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट होता है ना, वो अपेंडिक्स का होता है कि इसमें ये चीज़ें लिखी होती हैं, वो अपेंडिक्स होता है। इसमें बेसिकली कंपनी लिखा क्या करती थी, रिवेन्यू सिस्टम के बारे में लिखा करती थी, ऑक्शन के बारे में लिखा करती थी, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा करती थी कि कैसे उन्होंने बंगाल और मद्रास को कंट्रोल में रखा। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नोट्स मैंने पहले बताया, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक दिया है, जाके ले लो। और अगर आपको अच्छी लगती है मेरी वीडियोस तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कैसे, लिंक दिया है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओगे तभी पता लगेगा। नोट्स वहाँ पे मैंने क्लैरिटी के साथ डाले हैं। एक बात ध्यान में रखना, अभी तो मैं जस्ट पार्ट्स की वीडियो बना रही हूँ, बट आने वाले टाइम में मैं आपका रिवीजन बैच भी लेके आऊँगी जिसमें हम पूरी हिस्ट्री, एशियंट, मॉडर्न एंड मेडिवल, ठीक है, ये तीनों जो आपके पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री को, इसको डिटेल में कवर अप करेंगे क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है। आपको अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।